नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर भारत माता की जय, महादेव। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, इन फ्रेंच bonsoir। प्रदीप जी, Amaria Kochabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, love that language Swahili. By the way, did you know Swahili 60% almost Sanskrit? The Yes. grammar is more or less the same. So there's been a huge impact of the Vedic era in India and Africa. Anyway, we'll discuss that at some other point of time. The sea route. So Pradeep ji, finally campaigning has come to an end. बिल्कुल सर। But the real campaigning starts now. The real battle starts now in the evening and in the night and in the next 2 days. It's going to be done in a manner which has always been done. All the candidates are going to connect with all their voters in a way that does not violate the conditions of the Election Commission of India. लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है प्रदीप जी, इसके बावजूद कि राहुल गांधी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने बार बार ये कहा, देखिए अडानी, नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ का वगैरह 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 जो कुछ भी उन्होंने कहा, लेकिन एटलीस्ट इन मुंबई, बाकी देखिए मराठवाड़ा में, खानदेश में, विदर्भ में कांग्रेस की कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। मुंबई में मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस जरा सी ढीली पड़ रही है। आपको क्या लगा? आज राहुल गांधी जी आए थे जी। एक है तो सेफ है, अडानी सेफ है जी। सेफ है नरेंद्र मोदी जी का। धारावी बेचना चाहते हैं, पूरे धारावी बेचेंगे, पूरे मुंबई बेचेंगे, और छोटे छोटे उद्योग जो धारावी में है वो भी अडानी टेक ओवर करने वाले हैं। दैट इज वेरी ग्रीवियस। यानी आप जो कह रहे हैं कि ही कॉम्पेंसेटेड टुडे बाय दिस अटैक ऑन अडानी फ्रॉम मुंबई, राहुल गांधी। लेकिन अडानी के ऊपर अटैक करने से क्या वोटर्स का मन बनेगा सर? पता नहीं मुझे, मतलब अब ये अल्लाह जाने बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी साहब ने जो कहा है इफेक्टिव तो हुआ है, ऐसी बात नहीं, प्रभाव इसका पड़ा है। मीडिया पर तो प्रभाव पड़ा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन और सामने से फिर देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि एक है तो सेफ हैं और राहुल गांधी फेक हैं। Yes, मतलब Mr. Taude. And Mr. Tavade and Yes. Mr. Devendra Fadnavis both. Yes, yes. So, which is all right. I mean, as far as they're concerned, what else can they say? But I'll tell you what, I really love the way Rahul Gandhi has grown as a communicator and as a person who reaches out to people. You know, I was really impressed, really and truly impressed with what Rahul Gandhi did in Nashik. नाशिक में उन्होंने वहाँ की जो सबसे फेमस दुकान है पोहा की बहुत ज़बरदस्त दुकान है साहब, वहाँ पर पोहा सिर्फ खाया ही नहीं, उन्होंने पोहा का तड़का जो है वो खुद लगाया। वो तड़का जो है खुद बनाया, खुद अपने पोहा में डाला और बाकी सब लोगों को भी खिलाया। ओनली राहुल गांधी कैन डू दिस। मल्टी स्पेशलिस्ट सर कारपेंट्री की दुकान पे जाते हैं, खुद कारपेंट्री करके दिखाते हैं। मोटरसाइकिल की दुकान पे जाते हैं, खुद इंजन को ठीक कर देते हैं। और किसानों के बीच में जाते हैं प्रदीप जी, वहां पर धान की बुआई में खुद मदद करते हैं, ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। Fantastic. I mean, I am really impressed. Right, and at the moment with us, we have a wonderful panel indeed. We have some very good friends who are at the moment on the show with us. Mr. Ali Darwala from the BJP. Darwala साहब नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, जय सिया राम। सर आपको तो देख देख के मतलब हम बड़े खुश हो जाते हैं सर। पता नहीं क्या क्या अवार्ड मिल रहा है आपको, पता नहीं कहां से कौन आकर के आपको अवार्ड दे रहा है। चलिए बाकी पता नहीं, मल्टी डायमेंशनल। यस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और हमारे सुशील व्यास जी एकनाथ शिंदे सेना से, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज वेरी क्वाइट, वेरी बैलेंस्ड, कूल एंड कंपोज्ड। जी, जैसा वो बोलते हैं कि भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में ना बोला जाए, करेक्ट है। तो लेकिन आप वैसे भी बड़े खुश होंगे, आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं क्या मेहनत कर रहे हैं साहब, मजा आ गया। एंड ऑफ कोर्स आवर वेरी डियर फ्रेंड नासिर हुसैन साहब, बड़े दिनों के बाद आए हैं नासिर हुसैन साहब। आवर ओन दिलीप कुमार। नमस्कार साहब, नमस्कार, कैसे हैं? किताब पढ़ने का बहुत शौक है नासिर साहब को, इमरजेंसी हो। सर नासिर साहब इज अ वेरी वेल रेड मैन। नासिर साहब
जो भी बात करते हैं बहुत डीप स्टडी के बाद बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दारूवाला साहब और व्यास साहब आप नोट करें और हमारे दर्शक भी नोट करें, जिस विषय के बारे में नासिर साहब को मालूम नहीं है वो सीधा बोलते थे, भाई मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, इसके बारे में मुझसे ना पूछो, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, विच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक क्वालिटी। आज की तारीख में क्या होता है, सारे लोग ज़्यादातर बोल वचन होते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। नासिर साहब ऐसा नहीं करते, विच इज़ वाई आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। नासिर साहब, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद हमारे शो में आए, मैं आपसे शुरू करता हूँ। नासिर साहब, राहुल गांधी जी के बारे में जो मैं अभी बोल रहा था, नासिक में, अरे यार पोहा खाया, पोहा का तड़का खुद लगाया, अरे कौन करता है ऐसे यार, मतलब दिस इज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और आज जो उन्होंने स्पीच दी, बीच में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की कैंपेन जरा ढीली पड़ गई है, जैसा प्रदीप जी ने कहा, आखिर में उन्होंने मतलब एक ओवर में 3 या 4 छक्के लगा दिए, लगा ऐसा रहा है। अब आप बताएं सर, नासिर साहब। नहीं, ऐसा हो सकता है मीडिया के चैनलों में ऐसा दिखता हो कि हमारा कैंपेनिंग थोड़ा कमजोर हो गया, पर जमीन पे ऐसा कहीं नहीं है कि हम कमजोर हो गए। दिन रात हमारे वर्कर जमीन पे काम कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, मुंबई हो, थाने, ना कहीं भी चले जाए हमारे लोग आपको जमीन पे काम करते हुए दिख जाएंगे। ये और बात है कि कभी हम चर्चा में आते हैं, कभी हम चर्चा में नहीं आते। तो आज राहुल जी ने जो सब्जेक्ट उठाया है, जो सवाल किया है कि मोदी जी के राज में एक आदमी सेफ है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने, हम तो यही सवाल उठाते हैं ना कि मोदी जी के राज में ना फूले साहू अंबेडकर सेफ है, ना शिवाजी की सम्मान सेफ है, ना आपकी जमीन सेफ है, ना आपकी जंगल सेफ है, ना आपकी धराबी सेफ है, ना आपके उद्योग धंधे सेफ है, ना आपकी नौकरी सेफ है, ना आपकी बहन बेटियों की इज्जत सेफ है, ना गरीब सेफ है, ना दलित सेफ है, ना पिछले सेफ है, ना अल्पसंख्यक सेफ है, ना किसान सेफ है। कौन सेफ है? मैं यही तो कह रहा हूं, पर एक आदमी जरूर सेफ है, जिसका नाम गौतम अडानी है। वो तमाम चीजों को धीरे धीरे हमारे महाराष्ट्र का बॉस बनता जा रहा है। खुद हम अगर कहते तो अलग बात था, अजीत पवार साहब ने उस पर मुहर लगा दी। जब ये सरकार गिराने की साजिश हुई, उसमें गौतम अडानी मौजूद थे। अब अजीत पवार ने ये क्यों बोला या नहीं बोला, ये तो भारतीय जनता पार्टी या उनके साथी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आखिर गौतम अडानी सरकार गिराने में क्या इंटरेस्ट था। ये गलत सवाल तो नहीं है। हम महिलाओं की जब बात करते हैं कि हर महीने 3,000 रुपया देंगे, किसानों की बात कर, हमारा पूरा रोड मैप है। अगर आगे आगे सवाल आई आपकी तो हम उस पर जरूर जवाब देंगे। फार्मर्स के लिए है, यूथ के लिए, हेल्थ के, तमाम चीजों पे हमारा रोड मैप तैयार है। जैसे ही हम जनता हमें सरकार देती है, मैंडेट देती है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर तुष्टीकरण आज भी देखने को मिला, नासिर हुसैन साहब, तुष्टीकरण आज भी देखने को मिला जब तेलंगाना का सीएम यहां पर आए कि हमारा एजेंडा यह भी है, हम सरकार में आएंगे तो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% कोटा महाराष्ट्र में हम देकर रहेंगे। और एक है कि आप तो बीजेपी का कहना है ये तुष्टीकरण का उत्तम मिसाल है, उच्चतम। अमित शाह जी जहां कहें कि रिलीजन के नाम पर होगा ही नहीं, और डंके के चोट पर कहता हूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होगा, तो ये क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है? नहीं, देखिए अब प्रचार में कौन क्या कह देता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलने के जज्बात में बहुत कोई कुछ बोल जाता है, पर हमारा महाराष्ट्र नामा पढ़ लीजिए, उसमें सारा डिटेल है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले, सारे चीज मौजूद है। तो इस पे ज्यादा किसने क्या बयान दिया उस पे हम नहीं बात करते हैं। हम बात करते हैं जमीन पे क्या हो रहा है। जमीन की बात करिए, कौन नफरत फैला रहा। हमने तो नहीं कहा था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, हम एक है तो सेफ है। अरे हिंदुस्तान का कल्चर है, ना जाने हजारों साल से, जहां हमारे दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं ये बात को समझ रहे हो, कितने धर्म के लोग एक ही छत के नीचे रहे। हम ना बटे हैं ना कटेंगे, हम तो एक ही हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम बटेंगे और कटेंगे? ये नफरत के बयान कौन दे रहा है? उस बयान के साथ महाराष्ट्र के लोग तो नहीं खड़े होंगे। मुझे लगता है हमारे साथ जो पैनलिस्ट में है वो भी समझदार है, वो भी नहीं खड़े, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की कल्चर ही नहीं है, सभ्यता ही नहीं है कि हम बटेंगे और कटेंगे। वोट मांगना अलग बात है, वोट हमें मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, अलग बात, पर नफरत नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, समाज को टुकड़े टुकड़ों में नहीं बांट देना चाहिए। आज देखिए मराठा समाज के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी के समाज पे लड़ रहे हैं, कोई अल्पसंख्यक के नाम पे लड़ रहा है। कौन लोग हैं?
उनके चेहरों को देखिए। पर हम कहते हैं एक अम्ब्रेले में आ जाओ, हम एक हिंदुस्तान है, हमारे हिंदू मुस्लिम का कल्चर है, हम गंगा जमुना की तहजीब में रहने वाले लोग। जब गंगा जमुना बनाया गया तो आपको भी पता है, गंगा जमुना एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं, हमारे सर वकील है, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, क्यों कहते थे गंगा के पार वो धर्म रहेंगे, जमुना के पार हो, ताकि दोनों मिलके एक दूसरे के शाहिल बन जाए, किनारा बन जाए और दोनों एक साथ चलते रहे, तो कोई बंटवारा ना हो, कोई दंगा ना हो। तभी तो हम गंगा जमुना की तहजीब कहते थे। आज उस गंगा जमुना तहजीब पे भी हमला होने लगा। मुझे तो लगता है ये मुहावरा बन के रह गया, पर उसके डिटेल में कोई नहीं गया। क्यों गंगा जमुना तहजीब कहा गया, क्यों गंगा जमने की बात है, वो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए बोलते हैं हम ना आजकल मजाक उड़ाते हैं उसका। नहीं, कोई समझ नहीं पा रहा है ना, उसको हल्के में लेते हैं। बड़ी लाइटली बात है, पर ये लाइटली नहीं है। बोलते ने ट्रेन के दो पहियों की तरह ये कम्युनिटी घूमती थी, इसीलिए गंगा जमुना कहा जाता था। ये गंगा की उस तरफ वो होंगे तो जमुना की तरफ वो होंगे। एक तहजीब था, एक इज्जत था। जब ये सल्तनत बसाई गई, लोगों को बसाया गया गंगा के उस तरफ तब उसकी तहजीब आई, लोगों को वो एग्जाम्पल बना। पर वो सब कहाँ चला गया? आज कहाँ से ये आ गई कि हम कटेंगे तो बटेंगे? ये नफरती भाषण कौन दे रहा है? ये देखिए नासिर साहब, एक सवाल, उसके बाद मैं अली दारूवाला साहब के पास जाता हूँ। नासिर साहब, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, अमित शाह साहब ने कहा कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सर मैं आपसे पूछता हूँ, जरा सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। सर 74 कास्ट हैं मुसलमानों में, उसमें से तकरीबन 60 के करीब ओबीसी में आती हैं। उन सबको तो रिजर्वेशन पहले से ही है सर, मंडल में दिया गया है ना, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी, हर जगह पे। तो मतलब ये कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है क्या? पूछा हूं आपसे नासिर साहब, माइनॉरिटी को कितना % आप रिजर्वेशन, आपने तो गुजरात में ऑलरेडी दे रखा है, दिया हुआ, तो आप वहां भी जिंदा हैं, फिर भी रिजर्वेशन दे रखा है। आप दूसरे स्टेट में जिंदा थे, कर्नाटका में, तब भी वहां आपने रिजर्वेशन दे रखा था। तो ये सब चुनावी बातें हैं, वो बात बोलते नहीं, ये फिर नफरती भाषण। इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता है, कौन कह रहा है, कौन पंडित कह रहा है, कौन ओलमा कह रहा है। मैं उन बातों पर रिएक्ट करने लगूंगा तो कुछ जो मेरे मैनिफेस्टो में, उस पर बात करिए। हम किसानों के लिए क्या करने वाले हैं, यूथ के लिए क्या करने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं, महाराष्ट्र के महिलाओं के, उस पर बात करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर रहेंगे। हम नफरती स्लोगन को छोड़ देते हैं। बहुत लोग नासिर साहब, आई एम सो सॉरी, आई मस्ट अपोलोजाइज ओवर हियर। सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ नासिर साहब, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ मुझे एक्चुअली आपसे भी पूछना चाहिए था। अली दारूवाला साहब, सुशील व्यास साहब, जरा ध्यान से सुने। सर, टुडे इज द 62nd एनिवर्सरी ऑफ अ ग्रेट इवेंट व्हिच टुक प्लेस ऑन दिस डे इन 1962. Major Shaitan Singh was martyred today along with 114 Ahirs of the 13th Kumaon Regiment at Rezang La Pass. मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सर, अली दारूवाला साहब और सुशील व्यास साहब, आज हम उनको याद भी नहीं कर रहे। सर 123 में से सब शहीद हो गए रेजंग ला पास पर। और तो और छोड़िए अली दारूवाला साहब, आपसे पूछता हूं मैं, ये रेजंग ला पास वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी टिल जस्ट द अदर डे। वहां पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन मेमोरियल, जो छोटा मेमोरियल था मेजर शैतान सिंह का, वो आपने डिसमेंटल करा दिया। चाइना के साथ जो आपने करार किया है फॉर जॉइंट पेट्रोलिंग, द मेमोरियल टू मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, एंड बाय द वे दिस इज अगेन फॉर आवर व्यूअर्स, 114 जो लाशें मिली वो अगले साल मिली, जब बर्फ वहां से पिघली और देखा गया कि सबके हाथ में बंदूक थी और वैसे के वैसे ही मरे। 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था सर। द चाइनीज डिड नॉट हैव द गट्स टू मूव फॉरवर्ड एंड टेक ओवर दैट एरिया। सर, आपने मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को, उनके स्मारक को डिसमेंटल कर दिया चाइनीज की वजह से। अली दारूवाला साहब, प्लीज बताएं। No, definitely what you are saying, Rajiv sir and Pradeep sir, this is not going down well, and this should have been highlighted long time back. If had this been in the information of our defense minister, they would have definitely, with all due respect, shifted it to another location. What is the understanding between the China and India, that line of control where the peace march, and what that agreement took place last month, where Jaishankar ji has himself
explain to us as to why, for de-escalation, to de-escalate this certain arrangement and certain minor adjustments may have been made. But definitely, what you're saying, if it is what you're saying, I'm not aware of it. There you go. If I've got no Nobody's information, even talked you about just totally caught me unaware on this Isn't fact. that awful? This will What be do you definitely think? looked into. Daruwala Sahab, what do you think? Isn't that awful? Rightfully speaking, the media should have been up in arms. Definitely. They should have said, what the hell No, is going it's on here? come as a surprise to me. It Yes. has come as a surprise to me. I'm This not really surprised. needs to be dealt with. I'm Yes. here. Everybody will not politics out of this. Daruwala Sahab, I want to know about Maharashtra topic. It will It be is looked into. देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा अगर वोट जिहाद होगा तो धर्म युद्ध भी होगा, वोट जिहाद होगा तो धर्म युद्ध होगा। लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज अफेक्टेड बाय वोट जिहाद, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा। बोले कि अगर जैसे जो उलेमा काउंसिल के लीडर ने जिस प्रकार से सज्जाद नोमानी जी ने कहा था अबाउट जिहाद एंड हाउ बहुत सारे लीडर्स हमारे अजीज मित्र है, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, नाना पाटोले जी, तो धर्म युद्ध होगा। नाउ हाउ डू यू सी द फडणवीस स्टेटमेंट, देवेंद्र जी स्टेटमेंट? एग्जैक्टली एक बात चढ़ के मैं और यहाँ पे बढ़ के बोलता हूँ, बटेंगे तो कटेंगे और यहाँ पर आपकी आबादी भी घटेंगी। दिस इज आई एम रिसाउंडिंग इट विद डंके की चोट पे, बिकॉज व्हाट सज्जाद नुमानी जी सेड, क्या मोदी जी को अगर आपको ब्रेक करना है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे को वोट करना है। तो ये जो बड़ी हुई जो सड़ी हुई राजनीति है ना सर, ये यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है। और हिंदुओं को कास्ट में, कास्ट सेंसस में, आपस में रिजर्वेशन में उलझा कर राहुल गांधी जी जो गंदी हुई पॉलिटिक्स करना चाहते थे ना सर, इसको यहाँ पर एक्सपोज किया है। देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री भी हमारे पास है। ये क्या हैंडल्स चल रहे, या क्या नैरेटिव्स बनाए जा रहे, ये हमें बिल्कुल टू द डॉट वी नो व्हाट इज हैपनिंग। But over here, we are repeating what Yogi ji said yesterday. Yes, the living example was partition. Had we not separated, Hindu Muslims would have stayed together, the partition would not have happened. तो एक रहना, नॉट नेसेसरी मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम सारे ये देशवासी अगर साथ में रहेंगे तो कटेंगे नहीं, क्योंकि ये फेक नैरेटिव्स, ये कनाडा, ये फोर्ड फाउंडेशन, ये जो हो रहा है, ये नहीं क्या डुप्लीकेट एजिटेशन, ये सारा इंडिया को वीक करने के लिए हो रहा है और इसके सूत्रधार और कोई नहीं, शहजादा है। ये मैं डंके के चोट पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। So do not get dissuaded, do not get misled by the people who are making breakfast, and Rajiv sir got very impressed by it. But this is the people who are weakening the democracy, the fabric of democracy. And इन्होंने खुद कहा क्या संविधान खतरे में, ये झूठा नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया। सर आपको आप बना सकते हो, मैं तो नहीं बना सकता। सर मैं तो पूरा खाना बना सकता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल दारूवाला साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, आप कह रहे हो ये सबके लिए है, तो सर ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके मुंह से क्यों नहीं सुनता मैं? देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं अगर वोट जिहाद होगा, जैसे प्रदीप जी ने कहा वोट जिहाद होगा तो धर्म युद्ध होगा, इसका क्या मतलब? धर्म युद्ध होगा तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब हुआ कि हिंदू धर्म युद्ध करेंगे, मुसलमान जिहाद करेंगे? एक सेकंड राजीव सर, वो कहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे मुसलमानों ने वोट जिहाद करना है, इकट्ठा वोट डालना है और मोदी जी को हराना है। इनको इतना खौफ है मोदी जी से, जो इंसान मुसलमानों के लिए अपनी जान निछावर करता है, ना कभी पूछा ये नल का जल कौन पी रहा है, ये घर, ये जो आवास योजना में कौन रह रहा है, ये जो यहाँ पर जो भी यहाँ पे बहना है वो हिंदू है या मुस्लिम है। जो इंसान ने अपनी 10 साल की राजनीति में कभी भी भेदभाव नहीं किया, उसके लिए कोई नफरत क्यों बो रहे हैं? इतनी तो नफरत की बीच क्यों झलकती है, ये हमें नहीं समझ रहा है। अगर आप लोग शरद पवार सेड जस्ट नाउ, एक बीजेपी जस्ट क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म की गुणगान हम लोग, हमारी पार्टी करती है सर, ये तो छोड़िए, ये तो छोड़िए सर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज सुबह 11 बजे सांगली में मालूम क्या कहा? हमारे सेट का आगे वो नहीं है, सिर्फ सनातनियों के आप लीडर हैं। अच्छा दूसरी बात है, ये बात बताइए, व्यास जी हंस रहे हैं। अच्छा सुनिए दारूवाला साहब, ये आखिरी सवाल है आपसे, व्यास जी के पास जाने के पहले। शरद पवार साहब ने कहा कि अभी
पूरा वन साइडेड वोट पड़ा था लोकसभा में हिंदुओं का एक कैंडिडेट के लिए, तो वो क्या हुआ? वो हिंदू जिहाद हो गया, वोट जिहाद हो गया, वो वोट धर्म युद्ध हो गया। व्हाट इज दैट सपोज्ड टू मीन? I mean, there are certain communities which vote together, which vote unitedly. That does not mean it's a vote jihad, sir. Darwala sir. Darwala साहब, that's for you. डिस्टर्बेंस आ रहा है। अभी आ रहा है सर क्या disturbance? Can you hear me now? Nice, beautiful. All right, Carry on. lovely. So when Mr. Sharad Pawar says that in Pune, in one particular constituency, all the Hindus voted together for one candidate, what jihad was that? Sir. Exactly. I will tell you about it. See, there is a concentration of certain community in certain areas in Pune. If you, Rajiv sir, I'm sure Pradeep sir will be knowing. He's from Bombay. Like the Kasbapet area, Narayanpet, Kothur. Over there, the population staying over there, 99% will be of a certain particular community. And if they have a particular liking for a candidate, and if there are no other people from that community over there, that doesn't mean he's just trying to say, oh sir, शरद पवार जी घुमा घुमा के चालाकी से ये एक छोटे छोटे ऐसे नॉन एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स देते। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इतने कांग्रेस के जो हमारे भाई थे, आज सुबह में 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा क्या आरएसएस ये एक जहरीला सांप है और ये सांप को हमें मार देना चाहिए। तो सर ये क्या प्रेम की भाषा है, जरा आप समझेंगे हमें? हमने कहा तो एकदम नहीं क्या तुष्टिकरण, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो ये प्रेम की भाषा, प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान। विलास नासर साहब दैट सुशील व्यास साहब, अब आप बताएं, एक नाथ शिंदे साहब तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर, लाड़की बहन योजना की वजह से तो बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। ये कहा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे जी, बाकी सब लोग उनको वोट मिले ना मिले, चुनाव जीते ना जीते, एक नाथ शिंदे साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ये आप लोगों ने कैसे मैनेज कर लिया सर, ये बताइए व्यास साहब। और आपको लगता नहीं है शायद आपने गलती करी? गलती आपने शायद ये करी है कि आप कम सीटों पर लड़ रहे हैं, जरा ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था। अब आप व्यास साहब, अब आप बोलें प्लीज। जय जी, नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। ऐसा है कि कम सीटों पे तो नहीं लड़ रहे हम लोग, 40 हमारे विधायक थे, 10 निर्दलीय समर्थन के 50 हमने बीजेपी के साथ ज्वाइन किए, आज 82 सीट पे लड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कम ज्यादा की। सवाल जो जीत सकता है, जो विनेबल क्राइटेरिया हमारे आपस में महायुति में था, तो जहां से जीत सकता है वो सीट बंटवारे में वो सीट उस दल को मिली है। अब रही बात मेहनत करने की, तो अकेले एकनाथ राव जी शिंदे नहीं है, महायुति के तीनों घटक दल बड़ी मजबूती के साथ अपने नेताओं के साथ महाराष्ट्र की जनता की अदालत में गए हैं और विकास के मुद्दे जो हमने काम किए हैं उसको लेकर गए हैं। हमने इधर उधर कोई भटकाव की बात नहीं कही, और उसी के बलबूते पे, चाहे वो लाडली बहन हो, लाडला भाऊ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो हमको आत्मविश्वास दिलाता है कि हम लोग 23 तारीख को पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अब आपने जो शैतान सिंह जी, मेजर शैतान सिंह के शहादत की बात की, अगर वो जो बात आपने कही वो अगर उस तरह की कोई बात है तो निश्चित चिंतनीय है। इस पे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को संज्ञान लेकर के देश की जनता को उसको जरा क्लैरिफाई कर दूं, स्पष्टीकरण। नहीं बिल्कुल, ये देश की जनता जानना चाहेगी इसके बारे में हकीकत, और उसको जो भी है वो देश हित में कदम उठाना चाहिए। अब तीसरी बात हमारे यहाँ आज चर्चा में आई अडानी जी को लेके, जी बिल्कुल, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि गौतम अडानी नाम का व्यापारी क्या 2014 मई के बाद ही आया इस देश में, कि पहले भी वो व्यापारी बड़ा लेवल पे हो गया था? तो क्या उसको पहले की पूर्वोत्तर सरकार, जो मोदी जी के पहले की सरकारों से कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिला? तो आखिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन? इंडस्ट्रियलिस्टों को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग मिलता है, तब वो कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। और अगर नहीं मिला तो 2015 में महाविकास आघाड़ी के सर्वोच्च नेता इस समय आदरणीय शरद पवार जी ने अपनी एक किताब लिखी, उसमें गौतम अडानी के बारे में 2 पन्ने लिखे उन्होंने कि ये बहुत अच्छे व्यापारी है, उदयमान इंडस्ट्रियलिस्ट है। और जब पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से अडानी जी के खिलाफ कही गई, तो सबसे बड़ा पहला नेता जो था वो शरद पवार जी थे, जो अडानी जी के फेवर में आकर के, उनके डिफेंस में आकर के उन्होंने बात करने की बात कही। और तीसरी चीज,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री और पिछले साल नवंबर 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी, वो अपने अपने राज्य सरकारों में अडानी जी के साथ सहयोग करके उनका उपयोग लेते रहे, उनको सहयोग करते रहे, उनको तमाम तरह के योजनाएं देते रहे। तो क्या वो गलत था? अडानी क्या देशद्रोही है क्या? अगर अडानी को कोई भी चीज मिल रही है तो देश के कौन से कानून को तोड़ के मिल रही है, इस बात पे चर्चा हो तो समझ में आवे। लेकिन अडानी अपनी मेहनत से अपने देश के नियम को, कानून को पालन करके अगर आगे बढ़ता है तो उसको आप इस तरह से बेइज्जत करें या उसके बारे में गलत बात कहें या राजनीतिकरण करके जुमले के रूप में उसके खिलाफ कोई बातें कहें, वो अच्छी बात नहीं है। इससे देश का व्यापारी वर्ग जो है नाराज होगा, उसका जो मनोबल है वो टूटेगा। सुशील व्यास जी, आज फिर एकनाथ शिंदे जी ने साफ साफ कहा कि बाला साहेब ठाकरे जी किसी फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स नॉट अ फैमिली प्रॉपर्टी। बाला साहेब ठाकरे एक विचार है और जो विचार को आगे लेके जा रहा है बाला साहेब ठाकरे उनका होता है। ये बार बार जो बाप चोरलं, पार्टी चोरलं, मला न्याय मिलत नहीं, सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है, न कोर्ट से न्याय मिल रहा है, ये उद्धव ठाकरे जी का बार बार रोले पर स्पष्ट किया। बाला साहेब ठाकरे जी किसी के पर्सनल फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। व्यास जी, नाम्बियार जी, महापुरुष जो होते हैं वो किसी व्यक्तिगत परिवार के या व्यक्तिगत एक व्यक्ति की पूंजी नहीं होती है। बाला साहब ठाकरे किसी महापुरुष से कम नहीं थे, वो ऐतिहासिक महापुरुष है। उनका बहुत बड़ा योगदान इस महाराष्ट्र और देश की विकास में और रचनात्मक सहयोग उनका रहा है। अब वो उनकी विचारधारा को लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में आगे बढ़े और मजबूती से देश की, महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो उसमें गलत कुछ नहीं है। क्योंकि उद्धव जी भटक गए थे उनकी विचारधारा से। उनकी बाला साहब की विचारधारा क्या थी जब उन्होंने शिवसेना बनाई? 80% समाज कार्य, 20% राजकारण। अब मुझे बताइए, उद्धव जी के कोई भी बयान से आपने समाज कार्य की बात सुनी? वो हमें इसको गाली, उसको गाली, उसने ये किया मैं देख लूंगा, उसको काट दूंगा। आज तो वो यहां तक पहुंच गए कि हमारे बीच में आओगे तो हम काट देंगे, ये तक भाषण उन्होंने आज दे दिया। इस तरह की भाषा कम से कम एकनाथ राव जी शिंदे नहीं करते। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं एक ध्येय को लेकर चला हूं। मेरे संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जो एक सपना था, उसकी विचारधारा थी, वो जब खतरे में थी तो मुझे अलग होना पड़ा और उसी को लेकर मैं मजबूती से आगे बढ़ा हूं। महाराष्ट्र की जनता की सेवा जिस 2.5 साल में जिस तेजी से और जिस मजबूती से, और ये फेसबुक लाइव नहीं, फेस टू फेस, एवरीवेयर एंड एनीवेयर, जहां जरूरत पड़ी वहां एकनाथ राव शिंदे एक कॉमन मैन के रूप में, नॉट एज ए सीएम, कॉमन मैन के रूप में उपस्थित रहा और जनता के बीच में सुख दुख दर्द का उनका साथी बना। ये हमारी पूंजी है। ये इसलिए बाला साहब को हम मानते हैं, बाला साहब हमारे महापुरुष के रूप में है और उनकी जो बताया गया रास्ता हमारा रास्ता है। क्या बात है। सो व्यास साहब, लेट्स गो बैक टू नासिर साहब। नासिर साहब, आपने सुना बाकी सब लोगों ने क्या कहा, स्पेशली अडानी जी को लेकर के, और ये भी कहा कि जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, अली दारूवाला साहब ने उनको शहजादा कहा, और ये भी कहा कि अगर कोई देश को बांटने की कोशिश कर रहा है तो वो शहजादा साहब कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब आप बोलें सर। नासिर साहब प्लीज गो अहेड। नहीं, आपने अभी चाइना की कुछ शैतान सिंह जी की बात करी जी, आज श्रद्धांजलि भी थी जी। लोगों ने नहीं, सुन लीजिए ना, चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूरी बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ जी। तो वहां जो स्मारक की बात कर रहे थे तो चाइना में आज हमारे सेना को मूवमेंट करने के लिए भी चाइना से परमिशन लेना पड़ता है। जिस जगह पे हम 2014 से पहले जाते थे, आज उस जगह पे हम नहीं जा सकते। ये आपने पढ़ा होगा जो समझौता हुआ है, तो अब उनकी परमिशन चाहिए। हम अपनी ही जमीन पे जाने के लिए अब चाइना की परमिशन चाहिए। तो अभी इन्होंने कहा कि नोमानी साहब की बात करी, तो हमने नोमानी साहब के बात को कभी इख्तलाफ किया है, हम उस बात को रिजेक्ट करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे मौलानाओं का कोई समर्थन जो हमें देता। हमें महाराष्ट्र के आवाम का समर्थन चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो, उनका समर्थन चाहिए। हमें किसी उलमाओं के बोलने से अगर मजहब के लोग वोट देने लगे तो फिर हिंदुस्तान में तो उलमा और पंडितों का ही राज हो जाता। तो ये सब सिर्फ मीडिया के एक न्यूज बनाने के लिए लोग बोलते हैं। अभी शरद पवार साहब की बात कर रहे थे, एक बार भी मैंने नहीं सुना कि सदाभाऊ खोत ने शरद पवार को चेहरे के लेकर जो बोला। उनके चेहरे में आप जानते हैं उनके फेस में कैंसर का, उनके खून आ रही थी, ब्लड आ रही थी। 84 साल का जयीर जो महाराष्ट्र के लिए लड़ता हो, यही धरती भूमि पुत्र हो, उसके खिलाफ ऐसे अल्फाज यूज किए, किसी ने निंदा नहीं की।
भारतीय जनता पार्टी ने तो एमएलसी बना रखा है। ऐसे सदाभाव खोत के लिए हमने नहीं सुना कि किसी ने उनकी मजामत की हो। अब इन्होंने कहा आरएसएस को हम कहते हैं जहरीला सांप है, तो हम इसलिए नहीं कहते हैं कि जहरीला सांप है, हम आरएसएस को इसलिए कहते हैं जंगे आजादी हो रही थी, वो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, इसलिए हम उनके खिलाफ करते हैं। आखिर भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने छेड़ा तो उसके खिलाफ क्यों लेटर लिखते हैं कि हम इस आंदोलन की मुखालफत करते हैं, इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए, जो इस आंदोलन में है वो देश के साथ नहीं है, हम ताउम्र अंग्रेजों के साथ रहेंगे, बस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। उसके लिए आपने कितनी बार निंदा की आरएसएस की? ये लिखित चिट्ठी है ना, उसमें कम्युनिस्ट ने भी लिखी, हिंदू महासभा ने भी लिखा और आरएसएस ने भी लिखा, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कैसे आप उस दामन को छुड़ाएंगे? अभी बोलते हैं कि हमने संविधान की गलत नैरेटिव चलाया। अरे हमें ये संविधान दिखाना आपको इतनी बेचैनी? हम ये संविधान दिखा रहे हैं तो आपकी दर्द हो रही है? ये संविधान तो हमारे देश की आत्मा है ना, इस संविधान से आपको इतनी पीड़ा क्यों है? इस संविधान को आपने लाल डायरी बताया, इसके लिए आपने कितनी बार माफी मांगी? ये बताइए संविधान से क्यों नफरत है आपको? हम देश में एकता की बात करते हैं, मजहब को बांटने की बात नहीं करते। आप मजहब को लेके आते हैं, आप ही बोलते हो बटोगे तो कटोगे। कौन लाया था ये नारा? आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के तमाम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, किसी भी मजहब का हो, पर वो है तो नागरिक हिंदुस्तान का ही। आप किसको बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे? किसको कह रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की आवाम नहीं समझ रही है? क्या महाराष्ट्र की आवाम नहीं समझ रही? तो सभी समझ रहे हैं कि कौन बांटने की बात कर रहा है, कौन काटने की बात कर रहा है। किसी ने कहा धर्म युद्ध है, कोई बोलता है जिहाद है। क्या जिहाद वर्ड हमने लेके आए? किसने ये अल्फाज यूज किया था? ये जिहाद वर्ड किसने लेके आए? देवेंद्र फडणवीस जी लेकर आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे वोट जिहाद हो रहा है, धर्म युद्ध लेके आते हैं। अरे आप अपने डेवलपमेंट के नाम पे अगर वोट मांगिए, आपने जो बेहतरीन काम किया है जनता को बताइए, उस पर वोट मांगिए। आप तमाम नफरती भाषा लेकर आएंगे, हम उसकी मुखालफत तो करेंगे। अडानी अगर हमारे राजस्थान में जाके इन्वेस्टमेंट करता हो या कर्नाटका में करता हो, अगर गलत पैरामीटर के थ्रू उसने इन्वेस्टमेंट किया हो, गलत पैरामीटर से हमने कानून को ब्रेक करके उसको कोई कॉन्टेक्ट, तो आप मुखालफत करिए। पर आपने यहाँ पे तमाम कानून लीगल सब चीजों को तोड़ के आज विनोद तावड़े जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अडानी जी के पूरे उन्होंने इतिहास दिखा दिया कि राहुल गांधी से पहले जितने भी गांधी थे, राजीव गांधी के वक्त पर मैक्सिमम तरक्की अडानी का अगर हो गया हो तो अडानी का तरक्की राजीव गांधी के वक्त पर हो गया, चाहे वो पोर्ट्स मिले, डेवलपमेंट अलग अलग पूरे स्टेट्स में मिले। सर अभी प्रदीप जी आप फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा अगर हमने गलत तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो आप आजाद है मुखालफत करने के लिए, पर मैं कह रहा हूं ये गलत तरीके से हुआ उसका आप बताइए ना। हमने कर्नाटक में, राजस्थान में या दूसरे स्टेट में जहां भी कांग्रेस की सरकार या तेलंगाना में जहां भी हमारी सरकार, हमने टेंडर के थ्रू उनको दिया है, पेपर ऑन लीगल दिया, पर इन्होंने धरावी कितने में दिया है? उस धरावी की कीमत कितनी है? वहां के 24 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको 300 स्क्वायर फीट, जो 15 साल से रह रहे हैं वो वहां से बाहर जाएंगे। वहां के लोगों के कितने अपात्र हो गए, कितने पात्र हो गए, आज सारा डेटा है सर। कितने 1,00,000 करोड़ की चीज 5 लाख आप कितने में दे रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं ना। हम जो चीज गलत हुआ है उसके ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं, आप उस पर बताइए कहां गलत है कहां सही है। पर आप हमारे दौर में हमने उनको टेंडर दिया, अगर वो टेंडर गलत है तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? जनता की अदालत में क्यों नहीं गए? देश की अदालत में क्यों नहीं गए? हम तो जनता की अदालत में आज है महाराष्ट्र के, हम बोल रहे हैं कि अडानी को यह गलत तरीके से मिला है। अभी महाराष्ट्र की आवाम फैसला करेगी कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में आवाम ने फैसला दिया। मैं बार बार कहता हूं कि हम सही थे, अडानी गलत थे, भारतीय जनता पार्टी गलत थी, तभी कोर्ट में नहीं गए। सर हम जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है, हम जनता की अदालत में है। जनता की अदालत जो फैसला करेगी उसे सर आंखों पे रखेगी। हमने जनता की अदालत में अपनी बात रख दी है। अब जनता की अदालत पे अगर फैसला जिसको मंजूर है
वो बात कर सकता है, जिस जो जनता की अदालत को रिजेक्ट करता है, यानी कि आवाम के मुंह पे तमाचा मारेगा। आवाम के फैसले को मानना ही पड़ेगा। मैं प्रदीप जी बार बार कहता हूं, तमाम अदालत हो, चाहे दुनिया की तमाम अदालत, वो जनता के फैसलों से ही बनती है। कोई भी जनता को फैसले को रिजेक्ट करके कोई भी कानून नहीं बन सकती है। जो भी होगा जनता के अदालत में फैसला होगा। जनता के को आप निचोड़ के दबा के आप कोई फैसला नहीं ले सकते। क्या धरावी आपने नहीं भेजा, मानखूद का डंपिंग ग्राउंड नहीं भेजा, आपने तमाम जगह उनके साथ खड़े हो गए। क्यों एक ही व्यक्ति को सारा कॉन्ट्रैक्ट कानून को ताक पे रख के दिए चले जा रहे हो आप? सर 10 लाख स्क्वायर फुट कश्मीर में TDR प्लेबिसाइट कराएंगे। 10 लाख स्क्वायर फीट TDR भी दे दिया है सर। मैं बीच में सुन नहीं पाया आपकी सवाल क्या है। मैंने कहा 10 लाख स्क्वायर फुट TDR भी दे दिया है, जिसमें से वो 4 लाख इस्तेमाल करेंगे धारावी में। नेक्स्ट बॉस ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर गौतम अडानी, मैं बार बार कह रहा हूं, अगला मालिक महाराष्ट्र का गौतम अडानी बनने जा रहा है। जिस तरह से सारी पावर उसके हाथ में दी जा रही है, FSI वो करेगा, FSI वो बिल्डिंग आपका फैसला वो लेगा, जमीन आपका फैसला वो, हम इसकी विरोध कर रहे हैं। अगर इसमें आपको बुरा लगता है तो ठीक है, आने दीजिए। 20 तारीख को जनता अपनी फैसला देगी, 23 तारीख को रिजल्ट आएगी, हिंदुस्तान के सामने होगा, वो आपके सामने हो गया। जो जनता की अदालत फैसला देगी उसे हम सर आंखों पे रखेंगे। जी दारूवाला साहब, अब आप बताएं, बोलिए सर, आपने सुना नासिर साहब? नथिंग, ये कह रहे थे कि आरएसएस ये ब्रिटिशों के साथ खड़ी थी। ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि आरएसएस का ये आजादी में कोई सहयोग ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आजादी में कोई सहयोग नहीं था। सर सुनिए ना, तो वीर सावरकर को काला पानी की सजा क्यों हो गई सर? या फिर राहुल कहते हैं क्या मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, तो आपको इतनी नफरत क्यों है? आपने कभी उनकी प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा आपने। या फिर जो उपाध्याय, जो हमारे जो हेगड़ेवार जी के विचारधारा पे ये संघ चल रहा है, उसे आप जहरीला कह रहे हो। या 75 के अंदर आपने इसके ऊपर बंदी लगाई, सब संघ वालों को जेल डाल दिया। तब मुझे एक नहीं समझता है, आपको इतनी नफरत आपको हमारे संघ से क्यों है? आपको भारतीय जनता पार्टी, द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, आप उन्हें जहरीला साफ कर रहे हो, बोले उसे मार देना चाहिए। यानी मारने तोड़ने की और खत्म करने की भाषा तो आप लोग कर रहे हो सर। जी एक तो ये बात हो गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया सर कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा, बोले जहरीला सांप है, इसे खत्म करना चाहिए। आरएसएस की जब बात करेंगे तो बड़ी दूर तक चली जाती है बात, इसलिए बिल्कुल जो आज आरएसएस इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। आज यहाँ पे जो शांतता है, आज यहाँ पे जो सक्सेस है इंडिया के अंदर, आरएसएस जो है प्राण, अपनी प्राण जो है वो जमीनी तौर पे प्राण लगा के ये लोग काम कर रहे हैं। की बात करता हो, हम कैसे उस पर ट्रस्ट कर लेते? जो हमारे नेपाल, हिंदुस्तान को अपने ही लोगों पे यकीन नहीं था, नेपाल के राजा पे यकीन था। इतिहास थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इतिहास को देखिए क्या आरएसएस ने किया है, फिर आप बोलिए कि हम गलत है या सही है। क्या आरएसएस ने नहीं कहा था हिंदुस्तान को चलाने के लिए नेपाल के राजा को दे दिया जाए, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं चला सकते? क्या ये आरएसएस ने लिख कर नहीं दिया था? आप बता दीजिए, क्या गांधी का विरोध किया था या नहीं किया था आरएसएस ने? और आप कहते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, जो जेल के सलाखों में थे। मैं बार बार आपके चैनल पे आता हूं या किसी भी चैनल पे मैं उनको जरूर कोट करता हूं, जिसकी अहलिया, जिसकी पत्नी जिंदगी के आखिरी सफर काट रही हो, जो दुनिया से रुखसत होने वाली हो, वो माफीनामा नहीं लिखता है। वो बोलती है मेरी बीवी रुखसत हो जाए, चली जाए दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं अंग्रेजों के सामने नहीं झुकूंगा। वो वैसे लोगों के साथ है, जब दुनिया से वो चली गई तब भी अंग्रेजों के सामने माफी लिख के वो बाहर नहीं आते, बोलते ऐसी आजादी को मैं ठोकर मारता हूं जो मुझे अंग्रेजों के रहमो करम से मिले, हम उसको जानते हैं। आप मत बोलिए, देखिए आज महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र पे ही बात करिए। अगर आप दूर तक जाएंगे तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, फिर ये 1 घंटे 2 घंटे में ये फिर बात नहीं हो पाएगी। सावरकर के तारीफ नहीं सिर्फ बोले दारूवाला साहब, मोदी साहब ने उद्धव बाला साहब ठाकरे को ये पूछा, ठीक है वो जानते हैं हमारी आइडियोलॉजी क्या है, ये पूछा कि आपने बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ नहीं की, आपके साथ जुड़े हुए अलायंस के। चलिए मैं एक लाइन बोलता हूं प्रदीप जी, चलिए ठीक है, आप बार बार बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, तो मैं व्यास जी बैठे हैं, सीनियर लीडर है शिवसेना शिंदे गुट के, आई थिंक। तो मैं कहता हूं शिवसेना से इतनी मोहब्बत
पर बाला साहब ठाकरे से इतनी नफरत कैसे हो सकती? जब शिवसेना के किसी एक को सीएम ही बनाना था तो उद्धव ठाकरे आपको क्यों नहीं मंजूर था? क्यों नहीं आपने उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया जब 2019 में? क्यों नहीं बनाया? सॉरी, आप बनाने वाले हो? नहीं, क्यों नहीं अरे आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात करिए। आपने एकनाथ शिंदे को आपने जब सीएम बनाया तो बाला साहब ठाकरे के बच्चे से आपको नफरत क्यों थी? आप बताइए ना, आप क्यों नहीं? बाला साहब ठाकरे के बच्चे से क्यों नफरत थी? यानी कि अभी आपको इतना नया प्यार, इतनी मोहब्बत हो गई है उद्धव ठाकरे जी से। हमने नहीं कहा उन्हें नकली शैतान, हमने नहीं कहा उनको नकली ठाकरे, हमने नहीं बोला उनके आपको इतनी मोहब्बत है तो उनको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? कहो ना सर, आज आप लोग को जो इज्जत मिल रही है महाराष्ट्र में वो माननीय उद्धव ठाकरे जी की वजह से मिल रही है। तो डिक्लेयर क्यों नहीं करते हम उनको सीएम बनाएंगे? तो आपके पास तो चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है सर। सर आप सुन लीजिए, इस तरह बीच में बोलेंगे ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात। व्यास जी से कुछ सीखिए, बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, रियली इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। बीच में बोलना कोई बहुत बहादुरी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए फिर आप रिएक्ट करिए, मैं गलत हूं या सही हूं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे को जब सीएम बनाया तो बाला साहब ठाकरे के बच्चे से क्यों नफरत? यानी कि आपको ठाकरे परिवार से नफरत है, बाला साहब ठाकरे की सोच से नफरत है, यानी कि आपको शिवसेना से नहीं था, किसी तरह इस ठाकरे फैमिली को आपको बदनाम करना था। ये भारतीय जनता पार्टी की ये सवाल है या नहीं है? जब एकनाथ शिंदे आज सीएम बन सकते हैं तो उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बन सकते थे? आपने क्यों ठाकरे फैमिली को आप बताएं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपको आखिर बाला साहब ठाकरे के बच्चे से नफरत क्यों? 3 बार सुना मैंने आपका सवाल। अब आप बताएं प्लीज सर। वो उद्धव अपने ठाकरे जी को क्यों बेटे बनाया को, मुख्यमंत्री? 1 सेकंड राजीव सर, बोलिए सर। बोले फिनिश दिस। अपने बेटे को पोर्ट्रे करने के लिए, सीएम फेज बनाने के लिए 35 इयर्स जो आदमी ने रात में रिक्शा चलाया, दिन में पार्टी के ऑफिस में झाड़ू मारा, सवाल कर रहा हूं, क्या निष्ठा से काम किया, 1 सेकंड, इतने निष्ठा से काम किया। एकनाथ शिंदे जी को उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को पोर्ट्रे करने के लिए, आगे पॉलिटिक्स में लाने के लिए, एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करते हुए पार्टी से उन्हें एकदम जीरो वैल्यू कर दिया। ये किया माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने। पॉइंट नंबर 2, जब वंदनीय बाला साहब ठाकरे की जब मैयत निकली, वापस जब राज ठाकरे जी उन्हें खंडा देने आए तो उनको धक्का मार के बाजू में हटा दिया। सर ये इंसान अगर ऐसी करतूतें करेंगे, अगर ऐसी हरकतें करेंगे, अगर ऐसी करतूतें करेंगे तो सर जनता जनार्दन देख रही है सर। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हमारे साथ, हमारे नेचुरल अलायंस है, मगर जब उनकी विचारधारा कांग्रेसी हो गई, उन्होंने अपने बेटे को लाया। जैसा शरद पवार जी अपनी बेटी को पोर्ट्रे करने के लिए 35 इयर्स जो जीवन, जो अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए अजीत पवार जी ने अर्पण कर दिया, उन्हें साइडलाइन कर दिया ताकि उनके जीते जी वो सुप्रिया सुले को सीएम बना सके। तो आप लोग ने जो है, सोनिया गांधी ने अपने बेटे को पोर्ट्रे करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव, मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके इतने स्टॉलवर्ड, इतने ब्यूटीफुल नेता जो कांग्रेस में थे, सबको साइडलाइन कर दिया। ये परिवारवाद की परिभाषा यानी इंडी अलायंस है। नासिर भाई आप समझ जाओ, आप बहुत गलत पार्टी में जवाब हो। देता हूं, मैं जवाब आप बहुत गलत पार्टी में हो, आप सुधर जाओ। लेकिन आपको भी साइड में कर देंगे। अगर इनका मैंने एक बार भी नहीं बोला चाहता है तो आपको भी घर पे बता देंगे। तो आर यू इनवाइटिंग हिम टू जॉइन द बीजेपी? 100%। आर यू इनवाइटेड? तो बोलिए ना सर, जोर से बोलिए। बीजेपी और आरएसएस, आप ज्यादा सुनिए आरएसएस से सुनिए जुड़े हो, सुनिए साहब। सुनिए बजाज भाई, एक मुझे 1 मिनट दीजिए। आरएसएस के बारे में उनके मन में संभ्रम है। 1 मिनट बस देता हूं। बोलिए नासिर साहब, आप कुछ बोलिए, उसके बाद में व्यास साहब के पास जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, व्यास जी के पास जाइए। बाला साहब ठाकरे ने ही उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट किया, यानी कि आज ये कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे गलत थे, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब इस पे व्यास जी बताएंगे क्या बाला साहब ठाकरे गलत थे अगर उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया? राजनाथ सिंह अपने बेटे को प्रोजेक्ट करता है तो वो सही, एकनाथ शिंदे अपने बेटे को प्रोजेक्ट करते हैं वो सही। अगर उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करे तो बाला साहब ठाकरे गलत, उनकी फैसले गलत। यानी यही तो कह रहा हूं, तो इन्हें ठाकरे परिवार से नफरत था, इस उनके कार्यकर्ता। और उन्होंने, बाला साहब ठाकरे के बच्चे ने कब बोला था, उद्धव ठाकरे ने कब बोला कि मुझे, उन्होंने कहा एक शिव सैनिक को सीएम बनाना है, जो मैंने बाला साहब ठाकरे से अमित शाह ने वादा किया उसको निभाना है, पर उन्होंने उस वादे को नहीं निभाया। आज बाला साहब ठाकरे को आप झूठा साबित कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट के व्यास जी बैठे हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे
कोई उनके महात्मा को यहाँ पे झूठा बोलता हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता झूठा बोलता हो, तो क्या व्यास जी इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि बाला साहब ठाकरे गलत थे या झूठे थे? अब इसका जवाब व्यास जी को देना पड़ेगा कि नहीं तो एकनाथ शिंदे जी का तो यहाँ पे मैंने नाम का उल्लेख भी नहीं किया। उद्धव जी ने आदित्य को लाने के लिए नहीं अभी जिसकी गलत बात कोई मत भी करिए, क्षमता आप नहीं है। रिपीट करिए, आप पहले सबसे पहले ये रिपीट करिए। कांग्रेसी चाल छोड़ दो, ये लोगों के जबान में शब्द डालना बंद कर दो, या फिर वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का मैंने नाम भी नहीं दिया। नहीं आप गलत उद्धव ठाकरे बयानबाजी जी नहीं आदित्य को लाने के नहीं, लिए सर, इस माननीय तरह से बात एकनाथ मत शिंदे जी करिए, की बलि इस तरह चढ़ाती से- है, उसके नहीं बारे नहीं में आप समझाइए गलत बात ना। मत करिए, अरे नासिर आप साहब, सही दारोगा बात साहब, नहीं, एक आप सेकंड। गलत बात कर रहे हैं। एक आपने जो मिनट, कहा है एक अभी रिकॉर्डिंग रिपीट नासिर करिए। साहब, आपका सवाल पूछ लेता बजाज हूं। भाई आप रिपीट करिए मेरे वक्त से पहले को, और व्यास जी को सुनाइए, व्यास जी से सवाल पूछिए, खत्म हो जाएगा। मैं मेरे से पूछ बहस लेता हूं, करके सर। कोई मतलब नहीं है। अरे आपके सर, मैं चैनल पूछ पे लेता जो हूं, बोला नासिर रिकॉर्ड है, साहब। वो रिकॉर्ड को बैक करिए और सुना दीजिए। नासिर साहब, एक Exactly. सेकंड, मैं पूछ लेता हूं। अली दारोवाला साहब, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो भी गड़बड़ हुई, राज ठाकरे साहब शिवसेना के बाहर गए, कंप्लेंट ये थी कि बाला साहब ठाकरे सिर्फ उद्धव ठाकरे को फेवर कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे जी गलत थे, कि राज ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे गलत थे? मेरे मित्र थे बड़े अच्छे। तो क्या बाला साहब ठाकरे का पुत्र मोह, यही बात हुई थी हर जगह पे, तो पुत्र मोह गलत था? उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करना गलत था? उद्धव ठाकरे को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाना शिवसेना का गलत था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर? अब आप बोलें दारोवाला साहब, was Bala Yeah, Saheb Thackeray on wrong? record, you can mark my statement. Please. बाला साहेब ठाकरे जी को आर्म ट्विस्ट किया गया परिवार में। उद्धव ठाकरे जी को वहां पे आने की कोई भी इच्छा क्या नहीं बोल थी। रहे हैं? कुछ वो भी। अपनी फोटोग्राफी कुछ भी बोल रहे हैं क्या? He was very happy in his photography. मुझे लगता है शिवसैनिक आज कैसे He सुनेंगे was- मुझे नहीं मालूम। he was compelled to portray उद्धव बाला साहेब ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे के अंदर वो पूरी कुशलता शैली थी। क्या ही वुड तो लीड द आपने राज पार्टी, ठाकरे को उनके invite ऊपर क्यों नहीं क्या किया BJP कंपल्शन join करने किया के लिए? ये भगवान को मालूम है। तो राज ठाकरे That को we will come मुख्यमंत्री to बना know देते। later, but उद्धव एकनाथ ठाकरे शिंदे को को क्यों बनाया? पोर्ट्रे करने के लिए बाला साहेब ठाकरे के ऊपर मैं क्या चाहूंगा- हुआ ये क्या भगवान बात जानते है? हैं। हाय, हाय। But मगर no, यहाँ दारोगा पर साहब जो coming बोल रहे back हैं, to राज the ठाकरे fact साहब भी वही that बोलते which हैं। we are alive to see is आदित्य को लाने के लिए एकनाथ शिंदे जी को बाजू में डाला गया। राज ठाकरे जी वही बोल रहे जो दारूवाला साहब बोल रहे हैं। आज राज ठाकरे साहब ने कहा कि असली गद्दार उद्धव ठाकरे जी है। उद्धव ठाकरे जी असली गद्दार है। उसके लिए That's what I पहले said. जगन भुजबल छोड़ दिए, उसके लिए बाद में एकनाथ शिंदे निकल गए, उसके बाद में नारायण राणे चले गए, उसके बाद में राज ठाकरे खुद बाहर निकल गए। तो जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे शिवसेना के अंदर, वो सब उद्धव ठाकरे जी की वजह से भगवान निकले को मालूम ये हैं। क्या और उसके कंपल्शन लिए जवाबदार से किया, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के ऊपर क्या प्रेशर लाया, ये तो भगवान जानते हैं। Right, let's ask Vyas सुशील साहब। व्यास जी, ये राज ठाकरे साहब का आज बयान था कि असली गद्दार उद्धव ठाकरे जी है। बोलिए व्यास जी। अब राज ठाकरे जी बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका अपना विचार हो सकता है। लेकिन जो चर्चा अभी चल रही थी, नासिर भाई और अली भाई आपस में चर्चा कर रहे थे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे के लिए पुत्र हो या कार्यकर्ता हो, कोई फर्क कभी नहीं रहा। अगर वो फर्क होता तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री नहीं बनते, नारायण राणे मुख्यमंत्री नहीं बनते, और एकनाथ राव शिंदे रिक्शा चलाते चलाते मुख्यमंत्री बनने तक स्थिति में नहीं आते, और गुलाब राव पाटिल पान की दुकान चलाते हुए मंत्री नहीं बनते, संदीपन भुमरे ये सब शुगर फैक्ट्री के वॉचमैन होकर के इस समय देश के सांसद नहीं बनते। ये तमाम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े थे, साबिर शेख उनको मंत्री बनाया, ये जो तमाम जमीन से जुड़े थे, समाज कार्य में लगे थे, उनको बाला साहब ने अपना माना, अपना परिवार के सदस्य माना, उनको आगे लाया। ये था बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत, और उसको लेकर के बाला साहब ने शिवसेना को आगे बढ़ाया। अब वो उसमें आप अगर किसी एक दो चीज को लेकर के बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। बाला साहब के लिए वो, मैं समझता हूँ उनको कम आंकने वाली बात होगी। वो महापुरुष थे, उन्होंने सही माने में समाज कार्य से जुड़े हुए आम लोगों को आगे लाने का काम किया। अब दूसरी तीसरी चीज, नासिर भाई आपको मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने बात की शुरुआत में कही कि मौलाना जिस तरह से बात कर रहे हैं उसको आप तेजी वो सपोर्ट नहीं करते। तो मुझे आप बताइए कि आपके तीनों दलों को महाविकास, मैंने बहुत शांति से आपकी बात को सुना, महाविकास आघाड़ी को 17 मांगों के साथ एक पत्र भेजा गया उलेमा काउंसिल के द्वारा, उसमें नाना पटोले जी को भी भेजा गया था, और उसकी चर्चा के बाद आउट ऑफ 288 269 महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को सजाद नोमानी साहब ने ऑफिशियली पब्लिकली समर्थन डिक्लेयर किया। क्या आपको मंजूर है?
क्या बता सकते हैं कि किस शर्तों पर आपके दल ने उस प्रपोजल को माना, जिसमें वो 17 शर्तें थी? उसमें एक शर्त ये भी थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण किया जाए, जो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, जो संविधान में नहीं। जिस किताब को, पवित्र किताब को आप बता रहे थे अभी, हम भी उसकी इज्जत करते हैं। अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत से उसकी रचना की है, और उसमें किस अनुच्छेद में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? तो मैं जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है कि आखिर सजाद नोमानी साहब ने जो समर्थन आपके 269 कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को दिया है, किन शर्तों के ऊपर दिया है, और आपके तीनों दलों ने उन शर्तों को माना है क्या? तीसरी चीज, उन्होंने जो कहा कि ये तो एक शुरुआत है महाराष्ट्र की सरकार, असली हुकूमत तो हमारी मरकजी हुकूमत को कमजोर करना है, वहां बीजेपी को हटा करके मरकजी हुकूमत को बदलना है। क्या आप इस इरादों के साथ हैं? क्या इस तरह के इरादे देश को बांटते नहीं? क्या देश को कमजोर नहीं करते? तो क्या आप उन लोगों का समर्थन आपको कहना चाहिए सार्वजनिक रूप से? ऐसे लोगों का समर्थन हमको नहीं चाहिए, किसी नेता ने नहीं कहा आपके। तो ये मजबूर करता है कि हम एक है तो सेफ हैं वगैरह का नारा देना। अदरवाइज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये देश एक रहेगा तो मजबूत रहेगा, ये देश एक रहेगा तो सब आगे बढ़ेगा। इसलिए इस तरह की हरकतों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए, उनका सहयोग नहीं लेना चाहिए, उनका साथ नहीं लेना चाहिए। ये आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा, तब प्रजातंत्र, जमहूरियत मजबूत होगी, तब प्रजातंत्र मजबूत होगा, तब आवाम को हम आगे बढ़ा सकेंगे। नासिर साहब, आपसे सवाल है। नासिर सर, एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 8 बज गए। वंदनीय बाला साहब ठाकरे, अगर आप बोले पिता पुत्र का प्रेम ये क्या गलत है, तो यहाँ पे पिताजी ने कहा था अगर कांग्रेस को मैं जिंदगी में समर्थन नहीं दूंगा, मरते वक्त भी उन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ अगर मुझे समर्थन करना है, सरकार बनाना है, तो मैं मेरी पार्टी को बंद कर दूंगा। तो ये पुत्र जो है अपने पिताजी की नसीहत क्यों नहीं मान रहे? आपके साथ में कैसे बैठे सर, वो कुर्सी को कुर्सी लगा के? नासिर साहब बोलिए प्लीज। नहीं, आपने पीडीपी के लिए फिर क्या कहा था? बीजेपी ने आपने अपनी दुकान बंद कर ली क्या कहा था पीडीपी से? कभी जिंदगी में महाराष्ट्र का इलेक्शन चला है, वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कांग्रेस के साथ अगर मुझे सरकार बनाना पड़े तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। सर कल इलेक्शन, कल वोटिंग है सर, जनता को बताइए ना सर कल महाराष्ट्र का इलेक्शन है सर। बोलिए। ऐसे नहीं होता है कि आप मुझे एग्जांपल देंगे, मैं इस तरह नहीं, ऐसा होता है सर, जनता जानना चाहती है सर, अपनी सवाल अपनी वो लोग बटन दबाने के पहले जानना चाहती है सर। वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने कहा है कांग्रेस को समर्थन देने का वक्त अगर मुझ पे आता है तो मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। ये पुत्र अपने पिताजी का क्यों नहीं मान रहा है सर? ऐसा क्या कंपल्शन है? ऐसा आपने क्या कर दिया? नासिर में बताओ, कल वोटिंग है सर, अभी आचार संहिता खत्म हो गई सर। वोटिंग नहीं है, परसों वोटिंग है। कल वोटिंग नहीं है, परसों वोटिंग है। लगे आज 6 बजे खत्म हो गया। परसों वोटिंग है, सही रखिए सर। ईवीएम में वोट कल मत चले जाइएगा। अच्छा ठीक है, पिता पुत्र को भाषण बताइए सर। ईवीएम मशीन में क्या वोट पड़ गई पहले ही? सुनिए ना सर, आप इस तरफ है। पीडीपी के लिए बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? पीडीपी के लिए क्या, उसके लिए आपके पेट में दर्द हो होता गया? है? कश्मीर का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन परसों है सर, बोलो ना क्या करना? यानी कश्मीर को आप भारत में नहीं मानते हैं क्या? मैं हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? वो कश्मीरियों से नफरत है क्या? कश्मीर से नफरत है क्या? पीडीपी से नफरत था, उसके साथ कांग्रेस के जो बटन दबाने वाले ना, इंडिया अलायंस वाले, विकास आघाड़ी वाले जानना चाहते पिताजी ने पुत्र को क्या कहा था? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने आपको कहा होगा, मुझसे तो नहीं कहा था कि ये सर मेरी दुकान बंद कर लूंगा। आपसे कहा होगा पर्सनली आकर। बाप रे सर, देखिए सर, ये तो इज्जत है जिसके साथ में अलायंस किए। उन्होंने कब कहा था मुझे नहीं मालूम ही नहीं है सर। आप सुन लीजिए ना, आप जवाब नहीं सुनेंगे तो नहीं बोलेंगे। अभी और आगे की बात सुनिए, और आगे की बात सुनिए ना सर। दारूवाला साहब उनको बोलने तो दें। बाला साहब शरद पवार जी को मैदे का पोता कहा था, बोले ये मैदे का पोता है, कभी इधर कभी उधर, ये पोता सर ये ऐसी बात है दारूवाला साहब, एक सेकंड दारूवाला साहब, एक सेकंड सुशील व्यास जी विल बेयर मी आउट। ये तो मेरे सामने की बात है, मैं बाला साहब ठाकरे को कोट कर रहा हूं। दारूवाला साहब सुनिए, दारूवाला साहब सुन लीजिए, दारूवाला साहब जरा बोलना बंद करें, जरा सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने एक बार नहीं 10 बार कहा ये कमलाबाई कहां कहां जाके बैठेगी। सुना आपने? कैन आई हियर दारूवाला साहब प्लीज? प्लीज डोंट लोअर हिज माइक। आई हैव नॉट टोल्ड यू टू डू दैट।
I would like to know what दारूवाला साहब said. दारूवाला साहब, बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा ये कमलाबाई कहां कहां जाके बैठेगी, ये बीजेपी के लिए था। आपका कमल का फूल जो है उसको लेकर के बाला साहब ठाकरे आपको कमलाबाई बोला करते थे। अब जाने दीजिए। नासिर साहब आप अपना जवाब पूरा करें प्लीज, बोलिए सर। क्या होता है सिर्फ अपनी मतलब की बात कह देने से मतलब बाला साहब ठाकरे के बारे में आपको समझना है तो पहले समझिए बाला साहब ठाकरे हैं क्या। जब भी हिंदुस्तान की जरूरत पड़ी वो कांग्रेस के साथ खड़े रहे, ना कि बीजेपी के साथ खड़े रहे। प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था, वो हमारे साथ खड़े हो गए। आप बोलिएगा मराठी मानुस के लिए वो खड़े हो गए, तो प्रणब मुखर्जी का दोबारा इलेक्शन हुआ, वो हमारे साथ खड़े हो गए। जिसे आप काला दिन मनाते हैं, जिसको आप इमरजेंसी को गालियां देते हैं, उसके समर्थन में कोई खड़ा हो गया तो बाला साहब ठाकरे खड़े हो गए। तो आप इतिहास थोड़ा सा देख लीजिए, हमारा उनका क्या रिलेशन है। फिर आप बताइएगा कि उन्होंने कहा पीडीपी के बारे में जो उन्होंने चुपता हुआ वर्ड बोला था वो भी याद कर लीजिए, तब तो आपको याद होगा बाला साहब का। अभी हमारे व्यास जी ने कुछ सवाल की नोमानी जी पे, उनके एक लेटर दिया 17 नवंबर, हमने उसे उसी दिन तमाम मीडिया के चैनल में कह दिया कि ये फेक न्यूज है, ये फेक लेटर है, हम इसका कोई समर्थन नहीं देते। और अभी मैंने ऑफिशियली कहा हूं कि उनके कोई भी समर्थन का हमें जरूरत नहीं है। हम ऐसे समर्थन नहीं चाहते हैं जो उलमाए और पंडित हमें दे। हमें समर्थन चाहिए महाराष्ट्र की आवाम का, महाराष्ट्र की जनता का। जो जनता फैसला देगी उसे मंजूर करेंगे। हमें किसी उलमा और पंडित का समर्थन नहीं चाहिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं। अब इससे बढ़ के तो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर फेक मैंडेटा चलाना, फेक न्यूज चलाना, वो लोग आपका काम हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का काम हो सकता है, वो हमारे कांग्रेस का नहीं हो सकता है। मैंने क्लियर कहा कि हमें ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं। राइट। सो दारूवाला साहब बोलिए, अब आप बोले दारूवाला साहब प्लीज गो अहेड। एग्जैक्टली ये बोल रहे पंडित उलेमा की हमें समर्थन की, उनके पाटिंबा की जरूरत नहीं है। मगर आज सुबह में मराठवाड़ा में जहाँ पे बहुत बड़ी हमारी शिकस्त हुई, जहाँ पे हमारे कुछ जो ये लोकसभा में महाराष्ट्र में जो हम बैकफुट पे गए, दैट वाज बिकॉज ऑफ द मराठा रिजर्वेशन जरांगे पाटिल इशू। टाइम एंड अगेन राजीव सर, प्रदीप सर, हम लोग ने एंडलेस शोज किए इसके ऊपर। आज सुबह में भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली जरंगे पाटिल जी ने इंडोर्स किया, कहा है अगर मराठा रिजर्वेशन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना जरूरी है। क्या तो ये तो हम कर रहे हैं सर। आप क्या, आपने अभी सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देते हैं। आपने उलमा की बात की तो आप मराठा पे चले गए। मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन सी ट्रैक पे। उलमा की तो आप सुनते कैसे हो सर? मैंने उलमा की बात नहीं करी, बार-बार आप लोग हमने तो उनका पगार 3 गुना कर दिया सर। उलमे का तो पगार, मौलाना का पगार, मदरसों में कुरान शरीफ सिखाने वालों का पगार हमने 3 गुना कर दिया। भी नहीं बात कर रहा हूँ। तुम सब उलेमा आपको सपोर्ट करेंगे सर, बड़ी अच्छी बात है। बट नासिर साहब, नोमानी जी ने खुद कहा कि हमारे अजीज सिपाही उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार जी और नाना पाटोली जी है जो हमारे विचार और हम उसमें बहुत से। तो अजीज सिपाही ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ठुकराया नहीं अभी तक उनके। और ये ऑन रिकॉर्ड सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कौन क्या कहता है उससे मुझे क्या लेना देना है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किसके लिए समर्थन दे रहे नहीं, ये उनकी मर्जी है। ये सवाल आप उनसे करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ वो समर्थन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, हमें महाराष्ट्र के आवाम की चाहिए। ये उनके संविधान ने जो उनको ये दी है बोलने की आजादी, अपना यूज कर रहे हैं। मैं खुद के मुंह पे ताला लगा सकता हूँ, बोलने से रोक सकता हूँ, ये उनका काम है। सरकार इनकी, सत्ता है इनकी, ये करे एक्शन जो लेना है। अगर इस तरह के काम, हमने तो समर्थन मांगा नहीं है, अगर कोई समर्थन देता है ये उनकी मर्जी है। मैं सुन लीजिए ना, हिंदुस्तान की तमाम, महाराष्ट्र की तमाम आवाम से मैं बार बार समर्थन मांग रहा हूँ। ये लोग हमें बदनाम करते हैं तो तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बदनाम करने के, जब मैं बिक रहा हूं दुगनी ताकत से मैं लिख रहा हूं, तो तुम करो बदनाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दुगनी ताकत से वापिस आता हूं। उद्धव जी औरंगजेब के मजार पे कैसे पहुंच गए सर? सॉरी, उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब के मजार के ऊपर कैसा पहुंच गए? उन्हें फ्रीडम फाइटर और ये देश का मसीहा, ये यूटर्न कैसा हो गया सर? क्या आप बोल रहे हैं? आपको पता होगा मजार का, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आपको पता होगा, मुझे नहीं मालूम। इमरान प्रतापगढ़ी जरूर गए थे, उद्धव ठाकरे जी नहीं गए। लेकिन सुशील व्यास साहब, आपने सवाल पूछा था, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा था नासिर साहब से।
कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नौमानी साहब का समर्थन आपको बिल्कुल कबूल नहीं है। क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं सुशील व्यास साहब? अब आप बोले। ये बजाज साहब, मुझे बहुत प्यारी जवाब लगी इनकी, और आई मस्ट से दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द एंटायर कैंपेन ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस प्रवक्ता कि Congress denies support of Sajjad इस तरह Nomani, से breaking line. जो बातें करते हैं कि अगर सजाद नोमानी साहब ने ये कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो, ऐसे लोगों को अगर ये कंडेम करते हैं तो मैं इनको सलाम करता हूं कि अगर ये देश की एकता के लिए बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, और अगर ये सच है तो। लेकिन अभी तक इनके बड़े नेताओं ने उनका जो समर्थन पत्र मिला है उसके बारे में अपनी एक भी सार्वजनिक राय नहीं दी। आज ही राहुल गांधी से ये सवाल किया गया, आज ही किसी पत्रकार ने प्रेस वार्ता में यह सवाल किया, तो उनकी जवाब सुन लीजिए पूरी प्रेस को, तो आपको जवाब मिल जाएगा। उन्होंने सीधा इनकार किया है कि हमें पूरे महाराष्ट्र का चाहिए समर्थन, हमें नहीं चाहिए किसी बिहार उनका। आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, आपको बोलेंगे हम राहुल गांधी से बड़ा लीडर तो हमारे पास कोई नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा हमारे पास कोई लीडर नहीं। मैं क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही, आप बीच में बोलते हैं तो मैं समझ नहीं पा। बोलिए जी। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बड़ा लीडर कौन है हमारे पास? हमारे पास कोई नहीं है। आज के तारीख में उन्होंने खंडन कर दिया तो बात खत्म है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पार्टी का ऑफिशियल लाइन आपके सामने बयान कर रहा हूं, फिर भी आपको अगर मजम्मत करना है तो आप करिए, आपकी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी है, आप करिए, मैं तो उसको तो नहीं रोक सकता। पर मैंने बयान कर दिया कि हम ऐसे चीजों को इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी हमारे व्यास भाई ने कहा कि जो बीजेपी को ये देगा वोट उसका हुक्का पानी बंद कर दूंगा, ये नालायक जैसा क्वेश्चन है, ये नालायक जैसा उनका ये है, मैं उसका पूरी तरह से मजम्मत करता हूं। ऐसे सवालों का कोई हिंदुस्तान में संविधान में कोई जगह ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई जगह नहीं है। आप लोग ही उल्टा कहते थे, जो कांग्रेस को वोट दे वो जिहादी, जो कांग्रेस को वोट दे वो देश विरोधी, ऐसी बातें आप लोगों ने की। हम तो उस बात की आज मजम्मत करते हैं, हमें नहीं करते ऐसे बातों की समर्थन। हमें बार बार कह रहा हूं, फिर भी आप उसी एक ट्रैक पे, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे पास रोड मैप है, हम यहाँ के लोगों के लिए। आपने अटल का बात करते हैं, कोस्टल रोड का बात करते हैं, उसकी तो मुझे समझ में आता है कि चलिए इस पे कुछ काम किया, इस पे मैं कुछ जवाब दूं। अब ऐसे सवालों पे हम अटक गए जिसका महाराष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। अरे अटल ब्रिज आपके दौर में बना हो, उसका किसने बनाया, कैसे बना, उसमें बाला साहब ठाकरे का क्या है, हमारा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का क्या है, कोस्टल रोड में क्या योगदान है, तो महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आता। महिलाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं, किसानों पर कितनी लोन माफ करने वाले हैं, कि ये सब सवाल हो सकता है। ये मुल्ला उलमा में हम फंसे रह गए तो फिर महाराष्ट्र के बेसिक मुद्दे से हम बिखर जाएंगे। व्यास जी का लिस्ट बहुत बड़ा है, समृद्धि महामार्ग से लेके शक्तिपीठ हाईवे से लेके ₹1 क्रॉप इंश्योरेंस, 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट, लाड़की बहन, लाड़का भाव। बजाज जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। हमारे द्वारा किए गए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लिस्ट तो हमारे साथी नासिर भाई ने गिना दी, तो वो जनता उसको देखने वाली है और जनता उसको अनुभव करने वाली। लेकिन नासिर भाई, मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने जो बात कही, हुक्का पानी वाली जो बात पे आपने समर्थन दिया, एक हिम्मत लगती है किसी प्रवक्ता को अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर सार्वजनिक रूप से बात करने की। ठीक है, मैं पार्टी लाइन मान लिया, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को सलाम करता हूँ, आपकी पार्टी लाइन है। दूसरी चीज आपने जो बात कही कि हम लोग दूसरी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नासिर भाई ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी महाराष्ट्र की 9 करोड़ 60 लाख जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने। एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग, हमारा आत्मविश्वास क्यों है मालूम है? 2 करोड़ 40 लाख हमारी लाडली बहनों को वो हम लोग जोड़े हुए हैं लाडली बहन योजना से। पूरे महाराष्ट्र के मतदाता हैं 9 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 40 लाख में एक परिवार का सदस्य तो होगा हर बहन के, तो 4 करोड़ 80 लाख, यानी 50% वोट तो हम अपने आप वैसे ही हमारे सहयोगी हमको मिलने वाले। तो वो आत्मविश्वास है कि हमने जनता की सेवा की है, लाडली बहनों को साथ में किया, तो हमको कहीं डर है नहीं। हम लोग तो बहुत लाइटर मूड में आपको बताने जा रहा हूँ, हम तो जीत के आ रहे हैं। तो आप लोग इधर उधर की करते रहिए, हम ना तो इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, 23 तारीख को वापस सरकार में आना और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना। लेकिन सुशील व्यास जी, अली दारूवाला साहब और नासिर हुसैन साहब, मैं सुशील व्यास जी से अब आई गो ऑपोजिट। पहले सुशील व्यास जी, सर
महाराष्ट्र का जो जीडीपी है ना, सालाना जीडीपी जो है, इट इज हायर देन दैट ऑफ नेपाल। नेपाल के जीडीपी से ज्यादा है महाराष्ट्र का जीडीपी, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आपको क्या लगता है? बजाज भाई, मुझे एक मीटिंग को जाना है, मुझे इजाजत देंगे प्लीज। सर एक सेकंड, चलिए आप पहले जवाब दे दें। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि महाराष्ट्र की वापस वही पोजीशन आ जाए जो पहले हुआ करती थी? महाराष्ट्र वाज द इंजन ऑफ इंडिया। बोलिए सर, मुझे एक मिनट में, ये लाडली योजना लास्ट के 3 महीना आपने दिया, तमाम प्रोजेक्ट का पैसा यहाँ लगा दिया, तमाम जगह रोक दिया, पर आपके पास रोड मैप नहीं था। सिर्फ ये इलेक्शन का एक झुंझुना था जो लोगों को आपने दिया। कोई रोड मैप आपने पहले अगर देना ही था तो 2 साल से क्यों नहीं दिया आपने? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। नवंबर तक आपने भले दे दिया हो, मगर इलेक्शन कमीशन के थ्रू आपने उसको रुकवा भी दिया। आपको भी पता है, क्योंकि आपके पास वो बजट नहीं है, रोड मैप नहीं है, खजाना खाली पड़ा। नासिर साहब 3000 आप देने वाले हो। राहुल जी सुनिए, हमारी सरकार आएगी तो हम रोड मैप भी देंगे। हमने 100 दिन का वादा किया है कि 100 दिन में हम क्या क्या करेंगे। ये मैनिफेस्टो हमारा है कि हम 100 दिन में क्या क्या करने वाले हैं, ये पूरा हमने रोड मैप है हमारा। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, जब सरकार आएगी हम पूरी तरीके से 3000 देंगे, 3 लाख से 5 लाख तक किसानों का लोन माफ करेंगे, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये जो हमारे वादे हैं मुकम्मल होंगे, क्योंकि हमारे वादे तेलंगाना में भी पूरे हुए, हमारे वादे हिमाचल में भी पूरे हुए, कर्नाटका में पूरे हुए, तमाम जगह हमारे वादे पूरे हो रहे हैं। हम सिलेंडर के दाम जो कह रहे हैं, हम 3 सिलेंडर देंगे तो देंगे। जो वादा करते हैं हम वो निभाते हैं, हम वादों से भागते नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे। ये वादा किसने किया था? प्रधानमंत्री ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी हर साल। सुन प्रदीप भाई, हर साल उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई हिंदुस्तान के? टॉर्च ढूंढ जाइए, आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने ही कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। किसके अकाउंट में आ गया? उन्होंने कहा कि हम हेल्थ योजना देते हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तकलीफात किसी को होगा तो बीमार से जूझता हुआ इंसान को होता है। आप पूरे महाराष्ट्र घूम के आ जाइए, जो पीएम जो आयुष्मान का कार्ड है, उसे 4 लाख तक का किसी का इलाज हुआ हो, ऐसे आदमी को ढूंढ के लाइए, आपको नहीं मिलेगा जिस कार्ड से उसको फायदा मिला। हम कहते हैं 25 लाख तक का लोगों का इलाज करेंगे, जिससे उसकी पूरी जिंदगी सेफ हो जाती है। पर आपके पास रोड मैप नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। वक्त आने चाहिए, 24 तारीख तक इंतजार करिए, 23 को रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी। झारखंड में हमारी सरकार आ रही है। दोनों जगह आप देखिएगा, जो हमने वादा पूरा किया है उसे हम निभाएंगे। धन्यवाद सर, फिर कभी मौका मिला, जिंदगी रहा तो फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ब्यास जी, थैंक यू। दारूवाला साहब, अली दारूवाला साहब, अब आप बताएं, व्हाई शुड पीपल वोट फॉर यू? फॉर व्हाट? 110%. As I had promised you, Rajiv sir and Pradeep sir, petrol, diesel prices are the main root cause of inflation, of high cost. Yes. Today, the Petroleum Ministry itself has written to the Finance Ministry, and I can tell you with confidence, as I had told you on your show, petrol, diesel and gas prices need to come. अब इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि विंडफॉल टैक्स जो कोविड के समय में पेट्रोल, डीजल और गैस पे लगाया था, वो विड्रॉ करने का प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऑलरेडी गया है, एंड पेट्रोल डीजल प्राइसेस कम होने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर एक रोक लगेगी, और पेट्रोल डीजल की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सब्जियों के रेट नियंत्रण में आने जा रहे हैं। So people should vote for you because of that, right? सुशील व्यास जी, आप बताएं, आपके मुताबिक एकनाथ शिंदे जी की सरकार यानी महायुति की सरकार के लिए लोग अपना मतदान क्यों करें? अभी आप बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक समेशन अगर कर नहीं, मैं उस बात को वापस दोहराना नहीं चाहता, और लेकिन अली दारूवाला जी ने जो बात कही उसको मैं सहमत हूँ। और भाई नासिर साहब चले गए, लेकिन न 100 मन तेल होना है, न राधा को नाचना है। उनको वहां घोषणा पत्र ठीक है, बड़े लुभावने बना रहे, कट पेस्ट कर दिए हमारी बातों को। उन्होंने कुछ 2100 का 3000 कर दिया फलाना, हमारी चीजों को उन्होंने लिख करके दे दिया। न तो वो स्थिति आनी है, क्योंकि हमें आत्मविश्वास है कि जो सेवा हमने महाराष्ट्र की है, 23 तारीख को वापस सरकार हमारी आनी है, और आप देखेंगे कि इतनी तेजी से हम लोग विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव बाला साहब ठाकरे, सुशील जी, हाँ जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने इमोशनल अपील किया है लोगों को
He said, मुझे आप न्याय देंगे, लोग न्याय देंगे, सरकार ने न्याय नहीं दिया, कोर्ट्स ने, जुडिशरी ने न्याय नहीं दिया, मुझे अपेक्षा है कि ये इमोशनल अपील टच होगा? नामबिहार जी, राजनीति भावनाओं से नहीं खेली जाती, राजनीति कार्यक्रमों से होती है और जनता के प्रति निभाए गए अपने कर्तव्यों से होती है। और हमने कर्तव्य निर्वहन किया है, हमने काम किया है। भावनाओं पे न देश चलता है न राजनीति होती है। उन्होंने ठीक है भावुक नारा दिया होगा, इसका मतलब उन्होंने अपनी कमजोरी को जाहिर किया है। हम बड़ी मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने किए हुए विकास के कार्यों के आधार पर जनता की अदालत में है। वो भावुक नारा दें, भावुक भावना से देश नहीं चलता। तो सर चलते चलते एक छोटा सवाल आप दोनों से, पता नहीं आप जवाब देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बात डाल रहा हूँ आपके दिमाग में, अली दारूवाला साहब और सुशील व्यास जी आपके दिमाग में भी, मैं चाहूँगा कि इसका आप ज़रा जवाब दें। बार बार जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है आप कहते हैं अम्बेडकर साहब का दिया हुआ संविधान। सर अम्बेडकर साहब सिर्फ चेयरमैन थे कमेटी के, उसमें एन गोपालस्वामी अयंगर भी थे, अलाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टी.टी. कृष्णाचारी, ये सब लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे से वाज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर के.एम. मुंशी, नॉट इवन बाय बी.आर. अम्बेडकर। तो बार बार आप लोग अम्बेडकर जी का ही नाम क्यों लेते हैं कि बाकी सब लोगों की कंट्रीब्यूशन नहीं थी क्या? पहले व्यास साहब आप अगर जवाब देना चाहें तो। बजाज जी, ये आप भी जानते हैं कि हर राजनीतिक दल की आज की तारीख में क्या मजबूरियां हैं और क्या क्या प्रिवेलिंग सिचुएशन है। ठीक है, जो पॉपुलर बातें हैं उस बात को अगर वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो ठीक है, कोई भी चीज। Sir, he was chairman of the drafting committee. He was not chairman That's what of I'm the saying. That's what I'm saying. अगर सचिन तेंदुलकर 0 पे भी आउट हो जाएगा और अगर टेस्ट मैच जीतेगा तो ट्रॉफी लेने वही जाएगा। तो सवाल उतने ही है। मैं बड़ी विनम्रता से इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी, he will always be remembered as a person who has drafted the Constitution. Don't you think Constitution. other people should be remembered too? Yeah, definitely. Why not? Yeah. Everybody's contribution should be remembered equally. Absolutely. दारूवाला साहब आप बताएं। Nothing. I wouldn't know much about this. This Right, is there you go. this I names knew that that. you spelled out. I'll remember them, and the full credit But I goes was to the told that team this and Sajjad not Nomani. to one person in चलते, individual. Sir, And I एक would like second. to take a You lead, already sir. said it. You already said you don't know much about it, so let's not go into that. But I was told that this Sajjad Nomani has been put up by you personally. You talked to him and you told him to make this statement. Isn't that right? Ali Darawala sahab. This is news to me, sir. This is news to me. I really don't know Sajjad Nomani ji. In fact, last There you 1-2 go. months Darawala I've been sahab is following refusing him. to take credit. Otherwise, I'm totally unaware and I've never met this person in personally. Right, thank you so much. On a lighter note, I'll try to take a leave. Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram, and I'd like the Congress to be honest and not speak lies. Right, thank you so much, sir. Thank you very much. Thank Both you, of you thank gentlemen, you, thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। जय शिवाजी, जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी। अरे यार तुम ये काट क्यों देते हो लोगों को भाई? अभी व्यास जी बोल रहे थे जय भवानी जय शिवाजी, उसी वक्त आप लोगों ने काट दिया उनको। क्या तकलीफ है क्या आप सब लोगों को? सर यहाँ कोई कांग्रेसी है सर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? चलिए, Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Right, that's just about it for tonight's show. And very unfortunately, nobody talked very much about Major Shaitan Singh. आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी हकीकत, that was based on the Raisingla incident. I think the Raisingla. entire Indo-China war, that was the only silver lining. That and the Wolong Yes. in northeast, where this the is- same kind of sacrifice took Yes, place. yes, yes. Battle- But this Battle is of Wolong. exemplary, and it has a story to it. All Gee. these people were actually 3 or 4 who came back to the villages. They were all scorned, looked down upon, saying that you left the battlefield and came. You ran away from the war. And then later on, Sir, after- in 1963, Yes. when the snows melted, yes, बिल्कुल। जब बर्फ पिघली तो देखा गया किस तरीके से सब लोग अपनी बंदूकों के साथ तैनात वहीं पर खड़े हैं, सब लोगों ने गोलियां खाई। But the sad part is, no channel is remembering them. No channel is talking about them at all. अरे भाई वो तस्वीर तो दिखाइए, इतनी बढ़िया तस्वीर है जो दी है आपको अभी आप दिखा रहे थे मेजर शैतान सिंह और वो जो उनका स्मारक है वो दिखा रहे थे आप लोग, जरा दिखाइए ना प्लीज शो इट। और प्रदीप जी क्या बात है कि 2 साल पहले इसको डिसमेंटल कर दिया गया फॉलोइंग द ट्रीटी दैट वाज साइंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया ओवर वेयर हु विल पेट्रोल। पेट्रोलिंग के चक्कर में यहां पर शैतान सिंह की लाश मिली थी
और यहाँ से हटा दिया गया. Can we have that picture on, please? There you go. That is Major Shaitan Singh. That is his funeral. That is the crowd at his funeral. और ये स्मारक है 2 साल पहले का, जिसको अब डिसमेंटल कर दिया गया है. The main memorial, of course, is there at the headquarters. They were a grand memorial, a little. That is ahead. Yes. But this is right on the spot where Major Shaitan Singh was found. Now, I find that, anyway, one has to be very practical, I suppose. China is a big power and you have to shake hands at some point of time. But my point is, you should remember, a nation that forgets its heroes ceases to be a nation. Do remember that. और इसके अलावा 114 आहिर रेवाड़ी से थे जो शहीद हुए यहाँ पे. 123 में से प्रदीप जी 114 people lost their lives defending Rezangla. So let's remember them. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One thing is Matharam. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हाँ, और वोट जरूर डालिएगा भैया. 20 तारीख को वोटिंग है, परसों, तो अपना वोट जरूर डालिएगा. उसको जाया मत होने दीजिए. ये मत कहिए यार कौन जाएगा. जाइए जरूर, वोट जरूर डालिए, जिस मर्जी को दें. मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस फला पार्टी को दें या इसको दें उसको दें, जिस मर्जी को दें, वोट जरूर दीजिएगा. Exercise your mandate. That's right, exercise it, because that is your duty. You must cast your ballot. That goes without saying, and I don't think I need to repeat that. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय सिया राम, हर हर महादेव.